मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मैं बिग वॉल पे जाऊंगा और अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि अभी पुतिन क्यों के पास एज ज्यादा है, क्यों पुतिन यहां पर ज्यादा मजबूत नेगोशिएशन पावर में है। दिखाइए ये नक्शा, आप देखिए ये नक्शा है यहां पर यूक्रेन का, जिसमें आप ये जो इलाका देख रहे हैं, ये वाला इलाका, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका अभी रूस के कब्जे में है या रूस की सेना यहां पर मौजूद है और लगातार यूक्रेन से या तो चुनाव वहां पे उनसे युद्ध लड़ रही है या फिर वो यहां पर अभी कब्जा कर चुकी है, जो कि 18 से 20% का इलाका बताया जा रहा है यूक्रेन का। अब आपको बताता हूं उसमें कौन कौन सा इलाका है। सबसे पहले देखिए ये डोनेस्क है, जहां लगभग 16,000 किलोमीटर का इलाका जो है वो कब्जा कर चुका है रूस। उसके बाद ज़ैपोरिज़िया 15,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो यहां पर कब्जा कर चुका है रूस। अब खरसोन देखिए, खरसोन के करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर पर रूस का कब्जा है और इसके अलावा कुल यूक्रेन की जमीन देखें यहां पर तो वो 15 से 16% की जमीन है, 96,000 वर्ग किलोमीटर की, जो यहां पर कब्जा कर चुका है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. यहाँ एक बार फिर से चलाइएगा इस मैप को, रूस, क्योंकि अभी इसमें आप देखिए ये जो एक बार वो वाला मैप लाइए जो अभी हम बात कर रहे थे, पहले वाला मैप लाइए। उस मैप पे जो अभी आपको दिखा रहे थे कि जो 15 से 16% का जो वहां पे कब्जा था, आप देखिए क्रीमिया जहां पे 27,000 वर्ग किलोमीटर का कब्जा पहले ही कर चुका है, जिस पर अभी बैठा हुआ रूस और शायद ही कभी यूक्रेन उसको ले पाए, तो शायद इस पर बात ना हो। इसके बाद आप देखिए लुहांस का इलाका करीब 26,700 वर्ग किलोमीटर का, इस पर वहां पर रूस आकर बैठ गया है। डोनेट्स्क से हमने आपको दिखाई दिया था यहां पर, और 96,000 का वर्ग किलोमीटर का कुल इलाका आता है, 15-16% का, जिस पर वहां पर बैठ चुका है रूस। अब आगे आइए, आगे दिखाते हैं यहां पर आपको, और एक और कंपैरिजन दिखाते हैं आपको। जब युद्ध शुरू हुआ था और जो आज का हिस्सा है वो आप देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ था तो ये पूरा यूक्रेन का मैप, जहां पर इतना हिस्सा यूक्रेन के पास था, लेकिन आज जब चौथे साल में युद्ध प्रवेश कर गया है, 3.5 साल के आसपास पहुंच रहा है, तो ये इतना हिस्सा जहां पर रूस आ चुका है, ये अभी पुतिन के पास है। यहां पर वो कब्जा कर चुके हैं या तो कुछ इलाकों में, या कब्जा करने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। सवाल यहां है कि क्या पुतिन अब इस हिस्से को छोड़ देंगे या इस हिस्से को ट्रंप के सामने देने के लिए कहेंगे। ये बफर जोन होगा, रूस का कब्जा होगा, क्या होगा? अब यही सवाल लेकर मैं जाऊंगा कुलदीप कुमार के पास, जो यूक्रेन से हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, यूक्रेन में क्या सेंस है इस सीज फायर की वार्ता को लेकर? क्योंकि ज़ेलेंस्की तो लगातार खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पुतिन की प्रेशर टैक्टिक है, लेकिन क्या यूक्रेन वासियों को ये डर है कि ट्रंप और पुतिन की इस वार्ता के बाद वो अपनी एक बड़ी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे? देखिए, ज़ेलेंस्की तो कह रहे हैं कि वो हिस्सा नहीं खोना चाहते, वे कोई भी जमीन जो है यूक्रेन की नहीं देंगे, लेकिन कोई ना कोई आगे चल के सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। 3.5 साल होने वाले हैं, 10-12 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं उसमें। अगर ये सोल्यूशन नहीं निकलता तो देखिए, चाहे वहां के लोग जो हैं, चाहे यहाँ के लोग, हम लोग सफर तो कर ही रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और लास्ट में रिजल्ट तो वही निकलेगा जो कि तय हो चुका है। जगह तो मुझे लगता है लिए बिना रशिया मानने वाला नहीं है, वो किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं करेगा विदाउट जगह को लिए हुए। चाहे उसमें ट्रंप आए बीच में, चाहे कोई भी आए, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी इमेज खराब करेंगे पुतिन अपनी जनता के सामने, कि जी मैंने 3.5 साल लड़ाई लड़ी और मैंने उनको जगह वापिस करके मैं वापिस आ गया हूँ। ऐसा नहीं होने वाला जो मुझे लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन वाले कहीं ना कहीं ये मन बना चुके हैं कि हमारा इतना हिस्सा जा रहा है? मन बना चुके हैं, लेकिन फेवर में लोग, देखिए जी, कुछ परसेंट लोग फेवर में है, कुछ परसेंट लोग फेवर में नहीं है। हाँ। वो तो कहते हैं आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि जिन लोगों के बच्चे ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं इस वॉर में, वो कहते हैं इसको कंटिन्यू कीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि कहीं पे शांति वार्ता हो, ताकि जो लोग बच गए हैं उनको राहत की सांस मिले, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके इसका सोल्यूशन निकाला जाए। देखिए, ये जो एरिया हैगा, ये 2014 से ही इसमें प्रॉब्लम चल रही है। कोई आज बहुत सारा एरिया जहां पर प्रॉब्लम चल रही है, सही कह रहे हैं आप, डोनेट्स्क लुहांस्क खासकर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम तो चल ही रही है और उसका रिजल्ट मेरे को नहीं लगता कि बिना कुछ दिए इसका रिजल्ट निकलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी आके देखें आगे क्या होता है फ्यूचर में, कल पता लग जाएगा हमारे को कि क्या होने वाला है। मुझे लगता नहीं कि कहीं पे भी इसका कोई सोल्यूशन कल निकलता, मुझे नजर नहीं आ रहा। चलिए, आप कह रहे हैं इसका सोल्यूशन निकलता आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन हमारे पास एक और यहां पर रिपोर्ट है, मैं चाहूंगा वो रिपोर्ट भी दिखा दी जाए कि सीज फायर के पीछे पुतिन का मकसद क्या हो सकता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से वाकिफ कुछ लोगों ने ये जानकारी दी है सोर्सेस को, और वो जानकारी क्या है? जानकारी यह है कि पुतिन का मकसद हिडन एजेंडा हो सकता है इसके पीछे। पुतिन अपने लक्ष्यों पर अभी भी कायम है जो उनको हासिल करना है,
और इसलिए अपनी सेनाओं को वो फिर से संगठित कर सकते हैं अगर यहां पर एक टेम्पररी सीज फायर होता है या उनको थोड़ा वक्त मिलता है, और वो कीव पर एक बार फिर हमला कर सकते हैं अगर ये सीज फायर टेम्पररी होता है, तो रीअलाइनमेंट कर सकते हैं। उनका पूरा मकसद है कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल ना हो, वो इस सीज फायर में ये भी शर्त रख सकते हैं। इसके अलावा विदेशी शांति सैनिक उसके क्षेत्र में प्रवेश ना करें। कौन सा? जहां पर वो पहुंच चुके हैं, जो फॉरेन की पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो यहां ना आए। जीत रहे हैं इसलिए झुकने की कोई वजह पुतिन के सामने दिखती नहीं है, इसलिए सीज फायर से कहीं ना कहीं एक ब्लफ सा करना चाह रहे हैं, जो जेलेंस्की भी कह रहे हैं। जो इलाका जीत चुके हैं उसे भी अपने पास रख लें और सीज फायर में ट्रंप के सामने यह शर्त रखें, यह भी कहा जा रहा है। बाद में और अधिक क्षेत्र पर कब्जा करें, रीअलाइन करें, सेना को मजबूत करें और उसके बाद फिर से एक युद्ध शुरू हो। जनरल कुलकर्णी, क्या आप अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से वाकिफ लोगों की इस बात से सहमत हैं, इस एनालिसिस से सहमत हैं कि सीज फायर इज अ ब्लफ? जेलेंस्की जो कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि पुतिन के पास कोई वजह नहीं है और पुतिन दोबारा आएंगे और यही यूरोप का डर है? इससे कोई शक नहीं, पुतिन ने जो इलाका लिया है वो लेके रहेंगे। लाखों सैनिक उन्होंने अपनी जान गंवाई और इतने सैनिकों की जान गंवाने पे अगर कोई इलाका दे देता है तो वो ही नहीं, पूरा रूस की नाक कट जाएगी। और आज की तारीख में यूरोप ने अपने लिए एक ये प्रेस्टीज इशू बना लिया है, और खासकर यूके ने, और अब जर्मनी ने भी उसको ज्वाइन किया है। फ्रांस लगा रहता है, पर यूके के कारण जेलेंस्की अपने बलबूते पे लड़ते होते तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, जेलेंस्की अपने बलबूते पे नहीं लड़ रहे, दूसरों के बलबूते पे लड़ रहे हैं। वो पेश है, मुखौटा है, और वो मुखौटा सिर्फ जेलेंस्की है। चाहे जेलेंस्की कुछ भी बोले, जेलेंस्की अपने तरीके से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं भी यूक्रेनियन होता तो मैं यही कहता कि मैं अपना एरिया नहीं दूंगा, तो लेकिन जेलेंस्की अपने बलबूते पे बात नहीं कर पा रहे। उनको जब तक अमेरिकन हेल्प नहीं होगी, जब तक उनको यूरोपियन यूनियन हेल्प नहीं करेगा, तब तक जेलेंस्की क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जेलेंस्की इट इज ऑलमोस्ट अ फेट अकम्पली टू यूक्रेन की जो इलाका है वो यही है कि यहाँ पे ऑनरेबली कैसे एग्जिट किया जाए, उसकी सोच विचार हो रहा है। और वो ऑनरेबल एग्जिट फिर इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आता है, फिर इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आता है रोविंदर, देन यूरोप का क्या होगा? क्या फिर से वही याल्टा दोहराया जाएगा? क्या फिर से यूक्रेन के टुकड़े होंगे? क्या फिर से यूरोप के मुहाने पर आकर बैठ जाएंगे? खासकर पोलैंड जैसा देश जो बिल्कुल यूक्रेन से लगता हुआ है, खासकर दूसरे देश हंगरी जैसा देश जो बिल्कुल यूक्रेन से लगता हुआ है। आखिर यूरोप का भविष्य क्या होगा अगर ट्रंप समर्पण कर दे? और ये समर्पण ही माना जाएगा अगर ट्रंप सीज फायर में पुतिन को ये जगह दे देते हैं तो। आप जो कह रहे हैं एग्जैक्टली वो जो जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं उसी बात को फिर आगे ले जाते हैं। हाँ। ये वॉर केवल यूक्रेन की नहीं है, तो ये यूरोप की वॉर है, राइट? ये वॉर अब यूरोप की वॉर बन रही है। तभी यूरोप कह रहा है कि हमें खतरा है, यूक्रेन को खड़ा रखो। यूक्रेन गिरा तो हमारे दरवाजे पर पुतिन होगा, वो एम्बोल्डेंड हो जाएगा। और खासकर यूरोप में भी दो पार्ट्स हैं एक तरह से। एक तो है जो कि ईस्टर्न यूरोप की जो पिछली कंट्रीज थी जो नए नेटो में आए हैं, ये लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया जो पहले सोवियत यूनियन के थे, फिर इधर हो गया पोलैंड। हंगरी तो हालांकि रशिया के रशिया से सिंपैथिक रहता है, पोलैंड हो गया। तो ये जो नए नेटो के मेंबर्स आए हैं, नए यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स आए हैं, इनको और ज्यादा सबसे खतरा दिखता है क्योंकि ये बॉर्डर पर भी ही है। तो ये वॉर, एंड ऑफ कोर्स अब उधर यूके एंड जर्मनी, इन सब का रवैया बदल गया। तो ये वॉर अब यूरोप की है इस समय। ठीक है, तो इसलिए इनको है कि पुतिन को रोकना है। बट यस, एज सच जो फिलहाल हालात है, पुतिन इनसे कभी बैकआउट नहीं कर सकता। जो टेरिटरी है वो तो है ही। बात यह है जो कल की मीटिंग हो रही है, शायद उसमें ट्रंप अब ये कहने जा रहे हैं कि मैं टेरिटरी को लेके कोई बात नहीं करूंगा। आज जो यूरोपियन लीडर से बात हुई है ट्रंप की, उसमें शायद निकल के आया है, ट्रंप ने प्रॉमिस किया है यूरोप को कि मैं टेरिटरी के ऊपर कोई डील नहीं करूंगा इस मीटिंग में, मैं केवल और केवल सीज फायर की बात करूंगा। अरे तो सीज फायर किस शर्त पे होगी भाई? पुतिन क्या वो ये कह रहा है शायद कि मैं बात करूंगा कि सीज फायर करो और बाकी सारी जो वार्ताएं हैं, डिस्कशंस है, वो नेक्स्ट राउंड में। और आपको लगता है पुतिन मान शायद जाएंगे? ये एक अप्रोच है। हाँ जी, आपको लगता है पुतिन मान जाएंगे? पुतिन केवल सीज फायर के लिए और बाकी डिस्कशन, उसमें एक और वो कैरेट स्टिक हो रहा है। ये हो रहा है जो अगली मीटिंग होगी वो शायद रशिया में होगी, तो पुतिन गेम खेल सकते हैं कि ओके, अगली मीटिंग जो होगी उसमें ट्रंप ने कहा कि वो जेलेंस्की को भी लेकर आएंगे। और आपको लगता है कि जेलेंस्की रशिया जाएंगे?
ये नहीं, बड़ी उससे पहले हो सकता है एक और मीटिंग ट्रंप और पुतिन की हो जाए। वी डोंट नो द सीक्वेंस। चलिए देखते हैं क्या होता है।